हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर गाइडेंस की एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं M3R4 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज का जनवरी 2020 का पेपर। वैसे आप लोग का रिजल्ट आ चुका है। जो लोग पास हुए हैं आपको बहुत बहुत बधाई, और जो लोग फेल हुए हैं आपके पास यही टाइम है, आप तैयारी करके दोबारा से उसे आने वाले अभी के एग्जाम में आप पास कर सकते हो उसको। और आपको एक बहुत ही अच्छा समय मिला है कि आप इसको समझ सकते हैं कि आपने कहाँ गलती की। ठीक है, तो आप जब दोबारा देने जाएंगे तो आपका पिछला पेपर का एक्सपीरियंस प्लस आपने जो नया पढ़ा है वो आपके साथ होगा, यानी कि आपके जो सफलता के चांस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके इस चैनल पे सी लैंग्वेज के जुलाई 2010 से लेकर जनवरी 2020 तक का सारा पेपर सॉल्व करा दिया है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे, आप अपना YouTube पे आएंगे, प्रॉपर गाइडेंस सर्च करेंगे। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस सर्च करने के बाद पहला चैनल आपको मिलेगा। यहाँ पे सर्च करने के बाद जब ये खुलेगा तो आप उसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आने के बाद आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे पूरा सीक्वेंस मिलेगा ओ लेवल सॉल्व पेपर्स का। ठीक है, ये देखिए ओ लेवल सॉल्व पेपर्स, ये है आपकी थर्ड पेपर और ये है आपकी फोर्थ पेपर। तो आप थर्ड पेपर में आएंगे, इसमें आपके 32 पेपर्स आपको सॉल्व मिलेंगे जुलाई 2010 से लेकर जनवरी 2020 का, जो अभी आप सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सारे के सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या सिर्फ पेपर सॉल्व करने से पास हो जाएंगे? जी नहीं, आप सिर्फ पेपर सॉल्व करने से पास नहीं होंगे। तो आपको पेपर सॉल्व करना है, साथ साथ में मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको बताता हूँ इन पेपर्स में। ठीक है, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। इसके अंदर जो भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं वो वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे। अभी कुछ वीडियोस हैं, आगे और भी बहुत सारे वीडियोस आने बाकी हैं, आपको यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और जो लोग नए सिलेबस के रहे हैं यानी कि नए पेपर देने जा रहे हैं, जैसे कि M1R5 हुआ या M1R4 हुआ या M2R5 हुआ, तो उनके लिए भी हमारे चैनल पर कंटेंट अवेलेबल है। आप यहाँ से कंप्यूटर फंडामेंटल की तैयारी कर सकते हो M1R5 या M1R4 के लिए। ठीक है, अगर आपका पास नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है, तो आप यहाँ से M1R4 या M1R5 के लिए तैयारी कर सकते हो। और ये है आपका M2R4, यानी कि यहाँ पे आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। किसके लिए? जो कि आपके M2R4 या M2R5 में आने वाला है। ठीक है, इस सीरीज में आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। शुरुआती कुछ वीडियो हुए हैं, आप लोग यहाँ पे जाके अभी से देख सकते हैं। और ये समझ लीजिएगा, इस बार जनवरी 2020 में जो भी HTML में सबसे बड़े इशू आए थे आपके साथ, ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। उसका सिर्फ एक कारण था कि उन्होंने HTML पे ध्यान नहीं दिया। और इस पेपर में सबसे ज्यादा फेल होने का क्रेडिट जाता है HTML को। तो अगर आपको अपना HTML सुधारना है तो ये वाला वीडियो जाके जरूर देखें। ठीक है, ये आंसर मैंने बहुत ही बेसिक से यानी कि ऑब्जेक्टिव लेवल शुरू किया है। अगर आप ये वीडियोस तैयार कर लेते हैं, तो आपका सेकंड पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। स्वागत है आपके, आप यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। काफी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है मैंने। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको व्हाट्सएप का लिंक तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तथा आपके जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं तथा ये जो पेपर देख रहे हो ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही में इसका सॉल्व और अनसॉल्व वर्जन, बाकी सारे पेपर आप नाइलेट की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसका भी लिंक, सारे पेपर्स का लिंक, आपको इस पेपर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको टेंशन नहीं लेना है, आप इस बार 100% क्रैक करके आएंगे। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आप अच्छी ग्रेड लाने के लिए, पास होने के लिए क्या करना है, और अच्छी ग्रेड के लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। अच्छी ग्रेड का मतलब आप कहेंगे आप अच्छी ग्रेड कैसे बता सकते हो? मैं अच्छी ग्रेड इसलिए बता सकता हूं भाई, क्योंकि मैंने एक अच्छी ग्रेड स्कोर किया हुआ है आपके इसी पेपर में। ठीक है, आपके सामने प्रूफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके सामने है, ये है आपके जनवरी 2020 का, ये है आपके जनवरी 2020 का रिजल्ट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं कौन सा ग्रेड स्कोर किया हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अच्छी ग्रेड कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अच्छी ग्रेड कैसे स्कोर कर सकते हैं, आपके सामने प्रूफ है। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप समझ जाएंगे कि आपको स्कोर कैसे करना है। तो पास कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ, और स्कोर कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप समझो
कि आप ये पेपर डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद साथ साथ हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप लोग इसे साथ में सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप लोग इसे साथ में सॉल्व करते रहें और कॉपी पेन लेके सॉल्व करें तभी आपको समझ में आएगा। कॉपी पेन नहीं लेंगे तो आप इसे जैसे देख रहे हो वैसे ही भूल जाओगे 5 मिनट बाद, ठीक है। अगर आप कॉपी पेन नहीं लिए हो तो 5 मिनट में भूल जाओगे, तो आपका किसी काम का नहीं है। और वैसे ही आप लोग, मैं देखा हूँ आप लोग नोट्स के पीछे बहुत भागते हैं, नोट्स चाहिए नोट्स चाहिए, और नोट्स के साथ आपके साथ एक इशू भी आता है। क्या इशू आता है? आपको नोट्स मिल गया तो आप कुछ भी कॉपी पेन यूज नहीं करते हो, आप लिखते नहीं हो। आप कॉपी पेन यूज नहीं करते हो, आप लिखते नहीं हो। आपके लिए बेटर तरीका क्या है? आपके लिए बेटर तरीका मैं बताता हूँ कि आप बेटर तरीका क्या है। आप सबसे पहले अपना सिलेबस निकालो, ठीक है। सिलेबस निकालने के बाद आप उसमें टॉपिक ढूंढो। अपना टॉपिक ढूंढना है कैसे? जैसे मान लो मुझे पता करना है व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है वेरिएबल, ठीक है। क्या सर्च करना है? वेरिएबल इन सी। वेरिएबल इन सी लैंग्वेज आपने सर्च किया, ठीक है। आप जो भी यूज करते हो, इंग्लिश यूज करते हो, हिंदी यूज करते हो, आपने यहाँ पे लिखा। अब आपको ये मिला, ठीक है। आपको एक वेबसाइट भरोसे नहीं ना, आप 2-4 वेबसाइट देखो जहां पे आपको अच्छे समझ में आ रहा है। आप इस चीज को अपने कॉपी पे नोट डाउन करो, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप, यानी शुरुआती से लेकर लास्ट तक आपको स्टेप बाय स्टेप ये आपको नोट करते जाना है, पूरा का पूरा विद एग्जांपल या विद प्रोग्राम को जो भी मिलता है, ठीक है। जैसे मैं अभी कुछ बोलूंगा तो आपको कॉपी पेन से नोट कर लेना है तुरंत का तुरंत, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंट चीज, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो, ऐसा नहीं है। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा वो आपको नोट करते जाना है, जो चीजें नहीं लगे वो आपको नोट कर सकते हो। जैसे आपने ये लिखा वेरिएबल मिल गया, तो आप हेडिंग डालो वेरिएबल, कॉपी पेन इसको लिख लो। इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो आपके नोट्स बन जाएंगे, और ऐसे नोट्स बनेंगे जो किसी भी बुक में कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका ये नोट्स के पीछे भागना बंद हो जाएगा। दूसरा, एक और बात समझना कि आप जब नोट्स ले लेते हो तो उसे बार बार रटने के बावजूद आप उसकी तैयारी नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो बार बार रटने से बचने के लिए आपका एक तो यहाँ पे समझना, जब भी आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपने खुद लिखा है। तो जब भी कोई भी चीज आएगी उससे संबंधित तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, भाई मैंने तो लिखा था ये, ठीक है। तो आप लोग नोट्स खुद से बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। आप दूसरे का नोट्स खरीद लेते हो, परचेज कर लेते हो, कॉपी कर लेते हो, मांग लेते हो, उधार ले लेते हो, उससे आपका भला नहीं होगा, ठीक है। आप कोशिश करो नोट्स बनाओ, कॉपी पेन का इस्तेमाल करो। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, इसको शुरू करते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी हेडर फाइल अमान्य है, ठीक है। कौन सी हेडर फाइल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होती? बताइए कौन सी नहीं होती है? आपको पता है method.h होती है, क्योंकि इसमें POW वगैरह, POW, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सारे फंक्शंस method.h में होते हैं। string.h भी होती है, आपको पता है जितने भी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपके सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग से। और जितने भी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस होते हैं ना, जैसे स्टरलेन, स्टरकैट, स्टरसीएमपी, ठीक है, स्ट्रिंग जो यानी कि ABCD, यानी कि जो भी स्ट्रिंग्स को हैंडल करते हैं वो सारे सारे इसमें होते हैं। तो ये भी नहीं है। ctype.h, ctype.h मतलब इज अल्फा, इज डिजिट, यानी कि जो भी कंपैरिजन के लिए होते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस आपके ctype.h में होते हैं। मैथ इनपुट आउटपुट डॉट एच नाम की कोई भी हेडर फाइल नहीं होती है, तो आपका सही आंसर क्या है? ये वाला है। आप लोग उसको ध्यान से कीजिएगा, जो लोग सी में फेल हुए हैं इस बार, वो लोग जरूर ध्यान दें, आप समझ जाएंगे कहाँ गलती हुई है, ठीक है। आपने गलती कैसे की, और इसका मैं थ्योरी वाला पोर्शन भी आपको समझाऊंगा कि लिखना कैसे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लिखते टाइम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहा है, मैं आपको इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या है? 1.1 का बी नंबर math.io.h। और साथ ही में सेकंड पेपर का वीडियो आपके चैनल पे कल आ जाएगा। सेकंड पेपर में जो आपने जनवरी 2020 में मिस्टेक की, जनवरी 2020 में सेकंड पेपर में जो आपने मिस्टेक की है वो क्या है, पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको समझाने वाला हूँ, और सेकंड पेपर की तैयारी आगे से आपको कैसे करना है जरूर ध्यान देना, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अगली बार में 100% पास करेंगे, ठीक है। अगर आपको पता है, आपने पढ़ा सुना होगा, मेरा विश्वास, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, निम्नलिखित में सी का कौन सा कीवर्ड नहीं है? नीचे आपको दिया हुआ है 4 कीवर्ड्स, मतलब 4 आपको शब्द दिए हुए हैं, पूछा है कि सी में कौन सा कीवर्ड नहीं होता है। आपको पता है कितने कीवर्ड होते हैं? 32 कीवर्ड होते हैं, 32 या 36 होते हैं, याद रखना 32 या 36 होते हैं, ये डिपेंड करता है आपके कंपाइलर पे, ठीक है। बट आपका जो सी है वो टर्बो यूज करते हैं, तो आप 32 लगाना, याद रखना 32, 32। अब यहाँ पे समझो कीवर्ड कैसे याद करोगे भाई? कीवर्ड याद करना बहुत मुश्किल होता है कि 32 कीवर्ड कैसे याद करेंगे। देखो, आप 32 कीवर्ड ऐसे ही नहीं याद कर पाएंगे। आपको 32 कीवर्ड कैसे याद करने मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आपने क्या बनाए थे? वेरिएबल्स बनाए थे ना। सबसे बेसिक काम ये तो किया था, वेरिएबल्स बनाए थे। तो जब आपने वेरिएबल्स बनाए थे तो आपने क्या किया था? कैसे बनाते हो? इंट, ऐसे तो बनाते हो, इंट कैर, है ना,
इंट कैर फ्लोट, इंट कैर फ्लोट डबल, यही तो बनाए थे, है ना, इंट कैर फ्लोट डबल। तो आपके ये चारों चारों क्या है, कीवर्ड, क्या है, कीवर्ड है। फिर आपने क्या किया था, इन डाटा टाइप्स को मॉडिफाई किया था, इसके साथ क्या लगाया था, शॉर्ट और लॉन्ग। जब आपने शॉर्ट और लॉन्ग लगाया था किसके साथ, इसके साथ मॉडिफाई के साथ, तो शॉर्ट और लॉन्ग कीवर्ड है। फिर आपने इंट के साथ क्या लगाया था, साइंड अनसाइंड लगाया था, तो साइंड अनसाइंड भी क्या है, कीवर्ड है। फिर उसके बाद आपने स्टोरेज क्लास पढ़े थे, स्टोरेज क्लास कितने होते हैं, ऑटोमेटिक, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर, ये चारों भी कीवर्ड है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे इसको पूरा का पूरा मतलब टॉपिक वाइज आपको रखने होंगे कि ये कीवर्ड यहाँ यूज होते हैं, ये कीवर्ड यहाँ यूज होते हैं, तब आपको 32 याद होंगे। अगर आप एक साथ 32 का चार्ट याद करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी आप समझो सी में कौन सा कीवर्ड नहीं है, ऑटो कीवर्ड होता है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के लिए यूज किया जाता है, ब्रेक कीवर्ड होता है, ठीक है, लूप को तोड़ने के लिए तथा स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बी केस का आपका कीवर्ड होता है, इसका स्विच के स्टेटमेंट के साथ यूज किया जाता है। फंक्शन कोई कीवर्ड नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या है, डी नंबर। डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, फंक्शन कोई भी कीवर्ड नहीं है। आगे देखिए, आगे देखिए 1.3 स्ट्रिंग कैरेक्टर, स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे है। आपको पता है स्ट्रिंग जो होता है वो कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है, और ग्रुप को आप लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे भी कहते हो। ग्रुप कैसा, जिसे कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक ग्रुप है 1 2 3 का, 1 2 3 का एक ग्रुप है, ठीक है। 1 2 3 में अगर 1 2 3 जो है वो अगर लगातार एक साथ बैठे हुए हैं तो इसको क्या बोलोगे, एक एरे ग्रुप, क्या कहोगे, एक एरे ग्रुप, ठीक है। अगर ये अलग अलग पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं तो इसको आप कुछ भी कह सकते हो, आप स्ट्रक्चर कह सकते हो, आप यूनियन कह सकते हो, आप लिंक्ड कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहते हो, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रिंग होता है वो कैरेक्टर्स का एक एरे होता है, और ये हमेशा किसके साथ समाप्त होता है, आपने पढ़ा होगा कोई भी स्ट्रिंग नल कैरेक्टर के साथ समाप्त होता है। यानी कि याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मान लो आपको एबीसी को स्टोर करना है, एबीसी को स्टोर करना है तो आप कितने साइज का एरे बनाओगे, कितने साइज का एरे बनाओगे। आपको पता है स्ट्रिंग को डबल कोट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स का ग्रुप, ओके, यानी कि शब्द कह सकते हो आप, ठीक है। तो शब्द को डिनोट करेंगे आप सी में एक स्ट्रिंग लगाओगे। शब्द मतलब शब्द भी हो सकता है, वाक्य भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है, आपका पूरा चैप्टर भी हो सकता है, ठीक है। उसमें सुनिए स्ट्रिंग सारा कुछ स्ट्रिंग ही है, यानी कि नंबर्स के अलावा, यानी कि नंबर्स को भी स्ट्रिंग कह सकते हो आप, ठीक है। जब तक वो नंबर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, अगर वो कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लगता है तो वो भी स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर आपने यहाँ डबल कोड लगा दिया तो स्ट्रिंग बन जाएगा, अगर आपने नॉर्मली ऐसे लिखा है तो ये नंबर है, ओके। और कैरेक्टर्स को कैसे लिखते हैं, सिंगल कोट में। चलो आप समझो, आपने यहाँ एबीसी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एबीसी लिखा हुआ है। अब यहाँ समझो, आपने इसके लिए कितने साइज का एरे बनाना है, बताइए। आपने इसके लिए बनाना है 4 साइज का एरे, क्योंकि आपको पता है कोई भी स्ट्रिंग का एक और आखिरी कैरेक्टर होता है, यानी कि ये खत्म नहीं होता। सी प्रोग्रामिंग में से खत्म बताने के लिए एक कैरेक्टर का और इस्तेमाल किया जाता है, वही कैरेक्टर कहाँ लिखा हुआ है, उस कैरेक्टर को बोलते हैं नल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, नल कैरेक्टर। आप कहेंगे सर इसमें दो है तो ये कैरेक्टर कैसे हो गया, देखो इनको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस। ये जो आप बैकस्लैश देख रहे हो ना, तो बैकस्लैश के साथ जिन भी कैरेक्टर्स का इस्तेमाल होता है इन्हें एस्केप सीक्वेंस आप पढ़ते हो, ठीक है। और ये सभी के सभी कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट्स, और ये हमेशा कैरेक्टर होते हैं। तो किसके साथ समाप्त होता है, नल के साथ। इसको नल पढ़ते हैं, बैकस्लैश 0 क्या पढ़ते हैं, नल। तो जब भी स्ट्रिंग आपका सी प्रोग्रामिंग में समाप्त होगा किसके साथ होगा, नल कैरेक्टर के साथ समाप्त होगा। तो नल कैरेक्टर कहाँ है, सी नंबर पे लिखा हुआ है, इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर, ओके। चलिए आगे देखिए 1.4। अभी आपको बता रहा था पूर्णांक स्थिरांक क्या है, आपका इंटीजर कांस्टेंट कौन सा है। देखो आपको समझना है, कांस्टेंट की बात हो रही है, तो आपका कांस्टेंट कितने तरह का हो सकता है, या तो वो इंटीजर हो सकता है, ठीक है, या तो वो कैरेक्टर हो सकता है। क्या हो सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, या रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते हैं, फ्रैक्शनल नंबर की बात हो रही है, फ्रैक्शनल मतलब दशमलव वाली संख्याएं, या आपका स्ट्रिंग हो सकता है। ये आपके कितने तरह के कांस्टेंट यूज होते हैं, कितने तरह के, 4 तरह के कांस्टेंट आपके यूज होते हैं। इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, रियल होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो अभी बताया था अगर कैरेक्टर है तो उसके ऊपर क्या होगा, सिंगल कोट होगा। क्या होगा, सिंगल कोट। और रियल होगा तो आपको पता है उसके बाद दशमलव लगा होगा, ठीक है। तो ये हो गया रियल। स्ट्रिंग होगा तो आपको अभी बताया था उसके ऊपर क्या होगा, डबल कोट होगा। याद रखना, मैंने दोनों ही ए लिखा है ना, याद रखना ये चीज बहुत बार पूछी जाती है। ये वाला ए है कैरेक्टर कांस्टेंट और ये वाला ए है स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्यों, इसके ऊपर सिंगल कोट है और इसके ऊपर डबल कोट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से एग्जाम में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे समझिए 1.4। यहाँ पे अब आप खुद ही बता दीजिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर, ये कौन सा कांस्टेंट है, ये रियल कांस्टेंट है। ये कौन सा है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। और ये कैसा है, इंटीजर कांस्टेंट। तो आपका सही नंबर क्या है, 1.4 का बी सही है। चलिए आगे समझिए 1.5।
ANSI मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने सी के लिए कितने कीवर्ड घोषित किए हैं, सी के लिए कितने कीवर्ड घोषित किए हैं। अभी इसका आंसर बताया था मैंने, ठीक है, 2 ही बताए थे, तो इसमें एक ही दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है। अभी बताया था कितने हैं, 32 कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप कितने 32। आगे समझिए 1.6 वह कौन सा एकमात्र फंक्शन है जो सभी सी प्रोग्राम में होना चाहिए। आपको पता है उसका नाम ही बहुत ही आसान है। आप जब भी सी प्रोग्राम बनाओगे तो आप कोई भी फंक्शन डालो या डालो, एक फंक्शन होना, याद रखना प्रोग्राम, ठीक है। आप कई लोग मुझे बता देंगे कि नहीं नहीं सर मैंने तो एक प्रोग्राम बनाया। आप प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, आप हेडर फाइल जब बनाओगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप हेडर फाइल ही बना सकते हो। जो आप ऐड करते हो ना string.h stdio.h, ये जो हेडर फाइल्स हैं ये आप खुद ही बना सकते हो। और आपके क्वेश्चन पूछा भी गया है इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पेपर में कि हेडर फाइल कैसे बनाएंगे, तो उसका वीडियो मैं जल्दी से लाने वाला हूँ आपके इस चैनल पे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें फंक्शन बनाना सीखना होगा। तो सबसे पहले मैं फंक्शन बनाने का एक वीडियो लेके आऊंगा अभी, ठीक है। और स्ट्रिंग वाला वीडियो हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग का पार्ट 2 आने वाला है। तो काफी सारा काम होना है, आप लोग बस जुड़े रहें, ठीक है। आपको पूरा का पूरा सी प्रोग्रामिंग का एक पैकेज मिलने वाला है और आप लोग बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर पाएंगे। अब समझिए 1.6 वह कौन सा फंक्शन है जो हर सी प्रोग्राम में होना चाहिए। स्टार्ट नहीं, सिस्टम नहीं, स्कैनफ नहीं। देखो स्कैनफ का होना चाहिए। देखो स्कैनफ का काम क्या होता है, स्कैन लेना यानी कि इनपुट लेना। मान लो मुझे कुछ इनपुट नहीं, मान लो मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, मुझे सिर्फ कुछ प्रिंट करना है, मेरा नाम प्रिंट करना है, तो मुझे स्कैनफ की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक फंक्शन है जो हर सी प्रोग्राम में होना चाहिए, वो है मेन। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन रिपीट है, कोई क्वेश्चन नया नहीं आया है इस पेपर में। इस पेपर में कोई भी क्वेश्चन नया नहीं आया है। अगर आपने पुराने पेपर्स की अच्छे से तैयारी की होती तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे, ठीक है। आप जो भी लोग अभी अभी पास किए हो या फेल किए हो, आप इसे जरूर ध्यान दें कि आप इसे बहुत अच्छा से स्कोर कर सकते थे, ठीक है। बट गलती कहाँ हुई, आप लोगों ने पुराने पेपर की तैयारी अच्छे से नहीं किया। आप पुराने पेपर करते तो इसमें 100% आप स्कोर करके जाते, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर रिपीट हुआ था, ठीक है। कौन सा फंक्शन है जो हर सी प्रोग्राम में होना है, मेन। आगे समझिए, आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आउटपुट क्या होगा। आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आउटपुट क्या होगा बताइए। आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, मैं दिखा देता हूँ, जल्दी से बताओ इसका आउटपुट क्या होगा आपका, ठीक है। बताइए फटाफट बताइए। चलिए बताइए। पता चला, नहीं पता चला, चलो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे आपने एक एरे लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कैरेक्टर्स स्टोर किए हुए हैं। तो कैसे स्टोर किया होगा, आपने इसको ऐसे स्टोर किया होगा। ये स्टोर हुआ है A0 में आया है A, ठीक है। उसके बाद A1 में B, A2 में C और A3 में क्या, A3 में D, ठीक है। ऐसे आपका स्टोर होगा A0 A1 A2 A3, ठीक है। अब यहाँ पे समझो आपने एक पॉइंटर बनाया है जिसमें A0 यानी कि ये स्टोर कर दिया है ये चीज, इसका एड्रेस, ठीक है। यानी कि याद रखना ये पॉइंटर है, पॉइंटर वाला वीडियो आपके चैनल पड़ा हुआ, आप जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया हुआ है, इसको इसके जरिए डिनोट कर दिया है, किसके जरिए, इसके जरिए, ठीक। यानी कि अब जो ये है वही ये है, ओके। जब आप यहाँ पे समझो, अब आपने यहाँ पे क्या किया, अब आपने यहाँ पे क्या किया, इसको प्लस किया, क्या किया है, इसको प्लस किया है, समझना, इसको क्या किया है आपने, प्लस किया है। तो जब आपने इसको प्लस किया हुआ है तो ये क्या हुआ बताइए। जब आपने इसे प्लस किया तो ये क्या हुआ, जब आपने इसे प्लस किया हुआ है तो जब यहाँ पे याद रखना ये इस तरह से प्लस होगा, इस तरह से, यानी कि एड्रेस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, एड्रेस बढ़ेगा। तो आपको पता होता है एरे जो होता है कंटीन्यूअस होता है, यानी कि एक जगह बढ़ेगा तो आप यहाँ आ जाओगे, कहाँ जाओगे, यहाँ पे। यानी कि अब ये जो पीपीपी है, एक पॉइंट इंक्रीमेंट होने के बाद किसको डिनोट कर रहा है, बी को। यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा था, ए को। अब ये किसको डिनोट कर रहा है, बी को, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ठीक है, यहाँ पे ये एड्रेस बढ़ा हुआ है। आगे समझो, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे और समझिए आप, जब आपने ये चलाया, जब आपने ये चलाया तो आपने क्या किया, इसका एड्रेस, इसके अगला एड्रेस, यहाँ पे देखना सिर्फ एड्रेस प्लस हुआ, वैल्यू पे कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके अगले एड्रेस की वैल्यू निकाली, इसके अगले एड्रेस की वैल्यू, तो इसका अगला एड्रेस क्या था, ए बी, अगला एड्रेस सी है ना, अगला एड्रेस सी है। तो जब अगले एड्रेस की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे क्या आएगा, सी प्रिंट हो जाएगा, सी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन पॉइंटर अभी भी कहाँ है, पॉइंटर बी पे ही है। यहाँ पे समझना इसके अगले एड्रेस की वैल्यू निकली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा, बी का अगला एड्रेस क्या है, सी। तो यहाँ पे देखिए सी कितनों में है, ए में है और बी में है, ए में है और बी में है,
अब आगे समझो। अब यहाँ पे क्या हुआ है, पॉइंटर की वैल्यू को कम किया गया है, यानी कि पीपीपी में क्या आ चुका था, बी आ चुका था ना, तो बी को यहाँ पे बी में से घटाया जाएगा। तो जब बी में से एक घटेगा तो क्या होगा, आप कहेंगे बी में से घट नहीं सकता, घट सकता है। सी प्रोग्रामिंग में बी में से घट सकता है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में बी की वैल्यू 66 है, कितनी है 66। अगर आपने आस्काई नहीं पढ़ा तो आप आस्काई देख लीजिए, बी की वैल्यू 66 है, तो 66 में से जब एक घटाएंगे आप तो इसकी वैल्यू हो जाती है 65, और सी प्रोग्रामिंग में 65, यानी कि आस्काई में 65 जो होती है वो एक ही होती है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा आपका ए, क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है, सी ए, क्या सही आंसर है, सी ए। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना आस्काई टेबल देखिए, और नहीं समझ में आया है तो आप इसे रन करा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इसे फिर से बता दूंगा। अगर कोई भी, अगर आपको टॉपिक समझना है स्ट्रिंग हैंडलिंग का, तो मैं इसको दोबारा से समझा दूंगा आपको अलग से। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, आप जितने भी ये प्रोग्राम देखते हो ना, आप इसको सबको रन करा के जरूर देखें, सबको रन करा के जरूर देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला देखिए 1.8। 1.8 यहाँ पे आपको फिर से एक प्रोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फिर से एक प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। क्या देखो, आप समझो इसको जरा, इसको समझो। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर आपने लिया, कैरेक्टर वेरिएबल लिया है सी एच, एक इंटीजर वेरिएबल लिया है आई। सी एच में क्या रखा है, जी रखा है आपने, सी एच में जी रखा है, ठीक है, समझ गए, एक कैरेक्टर वैल्यू जी रख दिया। अगला आई में सी एच में से ए घटा दिया, आई तो इंटीजर है, और ये भी कैरेक्टर है और ये भी कैरेक्टर है। लेकिन आपको पता होगा, आपके में एक थ्योरी है टाइप कास्टिंग, सी प्रोग्रामिंग में एक शब्द यूज होता है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मतलब एक डेटा टाइप, कैरेक्टर अलग डेटा टाइप है और इंटीजर अलग डेटा टाइप है, तो कैरेक्टर जो है वो अपने आप नंबर में बदल जाएगा, इंटीजर में बदल जाएगा, ठीक है। तो जब कोई डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में बदलता है तो इस प्रक्रिया को टाइप कास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग कहते हैं। और टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है, वो अपने आप बदल जाता है। देखो यहाँ पे कुछ हम नहीं करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लगानी पड़ेगी, तो वो अपने आप बदल जाएगा। और जब आपको कुछ करना पड़े, कुछ ऑपरेटर लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो उसे एक्सप्लिसिट बोलते हैं। तो अभी मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियो ला दूंगा मैं आपके लिए। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे सी एच में क्या है, जी है ना, तो यहाँ पे सीधी बात कह रहा है कि जी माइनस ए, जी में से ए घटाओ। अभी आपको क्या बताया था, अभी आपको क्या बताया था कि ये अपने आप नंबर में बदल जाएंगे। तो जी का नंबर कितना होता है बताओ, ए का 65 है, ए का 65 है, ए का 65 है, जी का कितना है, आपको आस्काई याद करनी पड़ेगी, ठीक है। आस्काई टेबल याद कीजिए, जी का है 71, ठीक है, कितना है 71। तो 71 में से 65 गया, क्या बचेगा, 6 बचेगा, क्या बचेगा 6। तो यानी कि आई की वैल्यू क्या होगी 6, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 6 प्रिंट होगी, क्या प्रिंट होगी, 6 प्रिंट होगी। रन करा के देखें, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, आप रन करा के जरूर देखें, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, अगला देखिए, एक डू व्हाइल लूप, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हद से ज्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। एक डू व्हाइल लूप कितनी बार लूप के लिए गारंटेड होता है, यानी कि एक का जो डू व्हाइल लूप होता है वो कम से कम कितनी बार चलता है, कम से कम कितनी बार चलता है, ठीक है। कम से कम कितनी बार चलता है या कितनी बार चलने की गारंटी होती है। तो आपको पता है कि डू व्हाइल लूप ही एक ऐसा लूप है जिसकी कम एक बार चलने की गारंटी होती है, यानी किसी भी लूप की गारंटी नहीं होती, क्योंकि अगर उसमें कंडीशन गलत होगी तो पूरा लूप नहीं चलेगा। जबकि डू व्हाइल लूप ऐसा लूप है, अगर आपने गलत भी कर दिया ना तब भी वो चल ही जाता है, तो कम से कम एक बार तो चलता ही चलता है, ठीक है। इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 1.10, निम्नलिखित में से कौन सी में उपयुक्त स्टोरेज क्लास नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट ऊपर वाला जब मैं क्वेश्चन कहा था तो मैंने आपको 4 स्टोरेज क्लास गिनाई थी, क्या आपने ध्यान दिया था उन पे, अगर ध्यान दिया था तो इसका आंसर बताएं, अगर ध्यान दिया था तो आप इसका आंसर बताएं। मैंने आपको बताई थी 4 स्टोरेज क्लास, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्न। कौन कौन सी, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर। लेकिन रजिस्टर की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीसी, तो ये स्टोरेज क्लास नहीं होती है सी प्रोग्रामिंग में, ये स्टोरेज क्लास नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एमसीक्यू सेक्शन होता है खत्म। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सेक्शन हमारा ट्रू फॉल्स वाला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, सी में अपर और लोअर केस अक्षर समान होते हैं। अगर आपने सी शुरुआत से पढ़ी होगी तो सी में आपको बताया जाता था कि सी क्या है, कैसे काम करती है, ठीक है। तो आपको पता होगा सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि इसमें ये वाले ए और ये वाले ए दोनों अलग अलग अर्थ रखते हैं, दोनों का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। अगर आप ये वाला प्रिंट लिखोगे तो अलग है और ये वाला प्रिंट लिखोगे तो अलग है, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी में अपर और लोअर केस दोनों अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं, तो ये आपका फॉल्स, कैसा है, फॉल्स। आगे देखिए, इस
इस सिंबल का प्रयोग, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये क्या है, इक्वालिटी ऑपरेटर। ये कौन सा है, इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है, कह रहा है इसका प्रयोग कंपैरिजन के लिए होता है, जबकि इसका प्रयोग दो मात्राओं के असाइनमेंट के लिए होता है। तो आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया, बट लेकिन फिर भी समझ लो कि जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो आप लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। कौन से, रिलेशनल सी प्रोग्रामिंग, जब भी आप कंपैरिजन की बात करते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आपको इनमें से पता है रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है, ये वाला इक्वालिटी ऑपरेटर आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। और ये कैसा है, असाइनमेंट है। यानी कि जब भी आपको वैल्यू देना है, यानी कि अगर आपने a में 5 रखना है ना, तो क्या लगाओगे, एक असाइनमेंट। और जब भी आपको पता करना है कि a 5 है या नहीं, a 5 के बराबर है या नहीं, तो आप कौन सा लगाओगे, इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स है, यानी कि गलत है। आगे देखिए, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये आप याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड है। आप पुराने पेपर जाके देखिए और मुझे भी बताइए कि किस क्वेश्चन से आया हुआ है। ठीक है, किस क्वेश्चन पेपर से आया हुआ है। आप समझो, आप फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बना सकते। याद रखना, आपने जब भी देखा होगा, जब भी आप फंक्शन वाला वीडियो हमारा देखेंगे, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप जानते होंगे कि आप जब भी फंक्शन बनाते हो तो आपको मेन फंक्शन के बाहर बनाना पड़ता है। अगर फंक्शन के अंदर बना सकते हो तो आप मेन के अंदर ही नहीं बना लेते हैं। ठीक है, आपको मेन के ऊपर या मेन के नीचे बनाना होता है जब मेन बंद हो जाता है। ठीक है, तो आप फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बना सकते, इस चीज को याद रखिएगा। आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बना सकते हो, यूनियन के अंदर यूनियन बना सकते हो, लेकिन फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, आगे देखिए, स्विच स्टेटमेंट में डिफॉल्ट केस वैकल्पिक है। देखो, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। स्विच स्टेटमेंट में डिफॉल्ट केस वैकल्पिक है, बात सही है गलत, बात सही है गलत। देखिए, बात सही है, आप डिफॉल्ट नहीं लगाओगे तब भी आपका स्विच स्टेटमेंट चलेगा। डिफॉल्ट केस उस कंडीशन के लिए लगाया जाता है कि जब आपके जितने भी आपने स्विच स्टेटमेंट दिए हैं, जितने भी आपने केस दिए हुए हैं, वो सबके सब गलत हो जाते हैं, तब हम क्या दिखाएंगे, तब हम आउटपुट में क्या दिखाएंगे। ठीक है, तब हम आउटपुट में क्या दिखाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई आउटपुट दिखाना ही नहीं है, अगर गलत करता है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, जैसे क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं पे भी कोई एक वेबसाइट या कोई गेम यूज कर रहे हो, तो गेम में आप कहीं भी क्लिक कर रहे हो, कहीं भी क्लिक कर रहे हो। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, कई जगह तो बता देता है कि आप गलत जगह क्लिक करो, यहाँ मत करो। लेकिन कई बार क्या करता है, क्लिक करते हो कोई इन्फो वापस नहीं मिलती, बस करते रहो क्लिक, कोई मतलब नहीं। ठीक है, कितने जगह आदमी कोडिंग करेगा। तो वहां पे ये समझ लो कि कई जगह डिफॉल्ट केस की आवश्यकता नहीं भी होती है। स्विच में कब तब लगाओगे, जब आपको पता है कि आपने जितने भी कंडीशन दी सब गलत हो गई, तो लास्ट में दिखा दो भाई साहब आपने जो कुछ भी दिया गलत है। लेकिन आप नहीं बताना चाहते भाई, एटीट्यूड है आप में, तो डिफॉल्ट मत लगाओ। तो बात सही है, आपका डिफॉल्ट केस जो होता है स्विच के साथ वो वैकल्पिक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक और बता देता हूँ, डिफॉल्ट भी आपका कीवर्ड है। ठीक है, तो स्विच के स्टेटमेंट के साथ कितने कीवर्ड यूज होते हैं, तो आप समझो, स्विच कीवर्ड है, केस कीवर्ड है, ब्रेक कीवर्ड है, डिफॉल्ट कीवर्ड है। तो स्विच के साथ चार आपके कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं, स्विच, केस, डिफॉल्ट और ब्रेक। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपका स्विच स्टेटमेंट डिफॉल्ट केस होता है वो वैकल्पिक होता है, आप उसे नहीं लगाओगे तभी आपका स्विच स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, चलिए समझो, स्टरलेन, अभी मैंने आपको ये फंक्शन का नाम बताया था, स्ट्रिंग डॉट एच में होता है। स्ट्रिंग स्टरलेन जो फंक्शन होता है, ये किसी दिए हुए स्ट्रिंग में वर्णों की संख्या गिनता है और पूर्णांक मान लौटाता है। यानी कि मान लीजिए आपने ये एबीसी लिखा हुआ है, ठीक है, एबीसी लिखा हुआ है, तो स्टरलेन क्या करेगा, इसकी गिनती करेगा। क्या करेगा, गिनती करेगा। तो गिनो 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू लौटाएगा। कितना है ये, 3 है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये किसी भी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं इसकी गिनती करता है और आपको एक इंटीजर वैल्यू देता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही, स्ट्रलेन आपका इंटीजर रिटर्न करता है। आगे समझिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग स्विच स्टेटमेंट के साथ नहीं किया जा सकता। यानी कि स्विच स्टेटमेंट अगर आप चला रहे हो तो उसके साथ कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते। आपको पता होगा कंटिन्यू भी कीवर्ड है, कंटिन्यू क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, और कीवर्ड क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। कीवर्ड ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ आपके कंपाइलर को पहले से पता होता है, यानी कि उनके लिए पहले से ही कोई ना कोई काम दिया गया है। ठीक है, याद रखना, इसका काम आपको आगे आएगा, इस चीज को नोट करिएगा। कीवर्ड क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ कंपाइलर को पहले से पता है, अर्थात उनका पहले से पहले कोई अर्थ है। आगे समझो, कंटिन्यू स्टेटमेंट का कंटिन्यू स्टेटमेंट आप स्विच के अंदर प्रयोग नहीं कर सकते। आप याद रखना, कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग हमेशा लूप के साथ होता है। किसके साथ होता है, लूप। यानी कि लूप में जब भी आपको किसी भी स्टेटमेंट को स्किप करना है, स्किप करना है मतलब लूप पे वापस जाना है,
जो भी नीचे दिया उसको छोड़ के लूप पे वापस जाना तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंटिन्यू। तो स्विच के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, आप स्विच पे वापस नहीं जा सकते, तो स्विच के साथ कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका प्रयोग होता है रिपीटेटिव इरिटेशन में, जो कि लूप है। क्या है? लूप है। तो लूप पे जब भी वापस जाना है या किसी भी स्टेप को स्किप करना है तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अभी मैंने बताया, इसका आंसर आप बताएंगे। सी कीवर्ड का मूल अर्थ बदला जा सकता है, यानी कि सी में जो कीवर्ड है क्या उनका अर्थ बदल सकते हो? बात सही है गलत है? सी में कीवर्ड का मूल अर्थ यानी कि जो उसका अर्थ है उसे आप बदल सकते हो? जी नहीं। कीवर्ड मैंने बताया उसका अर्थ पहले से पता है, आप उसका अर्थ नहीं बदल सकते, ठीक है, उसका अर्थ आप नहीं बदल सकते, याद रखो। अगला देखो 2.8, फंक्शन को वैल्यू या संदर्भ द्वारा कॉल किया जा सकता है, द्वारा भी कहा जा सकता है। कहा नहीं जा सकता, यहाँ पे है कि फंक्शन को अब देखिए, इंग्लिश वाला वर्जन आप देख लीजिएगा, मैं हिंदी वाला वर्जन पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको, इंग्लिश वाला वर्जन आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी से फर्क नहीं पड़ता। काफी लोगों को डाउट होता है कि मैं हिंदी में लिखूंगा तो अब मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं अपना पेपर हिंदी में ही करके आया था, ठीक है, मैं अपना पेपर हिंदी में ही करके आया था, क्योंकि मुझे डाउट दूर करने थे लोगों के कि हिंदी में आप पेपर सॉल्व करोगे तो आप एस ग्रेड नहीं ला सकते, आप अच्छी ग्रेड नहीं ला सकते, आप सिर्फ पास हो सकते हो। ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा लिख के आओगे, आप हिंदी में लिख के आओगे, इंग्लिश में लिख के आओगे, कोई इशू नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप जो, लेकिन एक बात याद रखना, जो आप अच्छे से लिख सकते हो, अगर आप इंग्लिश अच्छे से लिख सकते हो तो इंग्लिश ही सेलेक्ट करना, अगर आप हिंदी में अच्छे से लिख सकते हो तो हिंदी सेलेक्ट करना, ठीक है। आप ऐसा नहीं होता मैं इंग्लिश लिखूंगा, मैं हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करूंगा उसके बाद लिखूंगा, अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ा तो आप मत लिखो, तो आप हिंदी में ही लिख के आओ, ठीक है। अब आगे समझो। फंक्शन को वैल्यू या रेफरेंस के द्वारा कॉल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। याद रखना, जब भी आप फंक्शन को सिर्फ वेरिएबल के नाम से कॉल करते हो, यानी फंक्शन में एज आर्गुमेंट आप वेरिएबल सप्लाई करते हो तो उसे बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, और जब भी आप फंक्शन में पॉइंटर या एड्रेस पास करते हो तो उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करें, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस टॉपिक को जरूर तैयार करें। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर ट्रू है। आप फंक्शन को या तो कॉल बाय वैल्यू से कॉल बाय वैल्यू कर सकते हो, कॉल बाय रेफरेंस कर सकते हो। आगे समझो 2.9, इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड को 1 से बढ़ाता है, यानी कि अगर मान लीजिए a की वैल्यू क्या है 3 है, और अगर आप a प्लस प्लस कर देते हो यानी कि a इंक्रीमेंट कर देते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और ठीक उल्टा करने पर अगर आप a माइनस माइनस कर देते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये बात आपको बिल्कुल सही है, ये वाला ऑपरेटर 1 से बढ़ाता है और ये वाला ऑपरेटर 1 से घटाता है, ठीक है। आगे समझिए। हैज डिफाइन का प्रयोग किस लिए करते हैं? हैज डिफाइन का प्रयोग आप लोग मैक्रो डिक्लेरेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मैक्रो डिक्लेरेशन। मैक्रो डिक्लेरेशन या आपने ग्लोबल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट हम इसे मैक्रो कहेंगे। क्या? माइक्रो नहीं, मैक्रो, इट्स मैक्रो। क्या? मैक्रो। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका सी प्रोग्रामिंग का। मैक्रो काफी बार पूछा जाता है, थ्योरी लिखने की आती है इसकी। तो बोल रहा है हैज डिफाइन में लाइनें एक अर्धविराम के साथ यानी कि सेमीकोलन लगाना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, आपको पता है ना कि सी में कुछ भी करो ना करो सेमीकोलन जरूर लगाओ, लेकिन यहाँ पे ये बात गलत हो जाती है, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना है कि जब भी हैज डिफाइन लगा हो, जब भी हैज डिफाइन लगा हो, या एक बात और समझ लो, हैज से शुरू होने वाली जितनी भी लाइनें होती हैं, हैज से शुरू होने वाली जितनी भी लाइनें होती हैं उनमें सेमीकोलन नहीं लगता है, आपको रट लेना। हैज से शुरू होने वाली जितनी भी लाइनें उनमें सेमीकोलन नहीं लगेगा, ओके। आप लोग इस चीज को और याद रखें, पेपर आपका रिपीट होगा तो आप लोग अच्छे से पुराने पेपर्स की तैयारी करें। आपके टोटल 33 पेपर यानी कि जुलाई 2010 से लेकर आज तक के पेपर सॉल्व करवा दिए हैं मैंने, ठीक है। इस पेपर को मिला के 33 हो जाएंगे, सॉल्व करवा दिए मैंने। आप लोग वहां से जाकर प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, और पूरे के पूरे सॉल्व करके चाहोगे आपका 100% पेपर सॉल्व होगा, यानी पेपर आप पास करके आओगे, ठीक है। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन हमारा सेक्शन नंबर क्रॉस मैच। अगला सेक्शन हमारा क्रॉस मैच का, इसके पढ़िएगा, ध्यान से करिएगा, ठीक है। यह बिना शर्त जंप स्टेटमेंट है, यानी कि ये अनकंडीशनल केस कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट है, या कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट कह सकता हूँ। ये अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर, यानी कि ये एक जगह से कंट्रोल को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है, लेकिन इसमें कंडीशन कोई जो नहीं होती, जहां भी लगा दोगे कंडीशन ट्रांसफर मार देगा, ठीक है। तो एक इसमें तो क्या होते हैं आपको मैं बता देता हूँ, आपके जो कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका जो ब्रेक है वो कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट है। ब्रेक, कंटिन्यू, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू और रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू और रिटर्न, ठीक है। ये आपके कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट है। लेकिन जब भी अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट की बात आती है तो ये एक्चुअली सभी अनकंडीशनल हैं,
ये सभी के सभी अनकंडीशनल है, ठीक है। आप इन्हें लगाओगे ये काम कर देंगे अपना, ठीक है। लेकिन जब भी पूछा जाता है तो सबसे पहले नाम लगता है इसका, क्योंकि ये सबसे खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक है। ये पता नहीं कहाँ से, इनका प्रयोग किसी ना किसी के साथ होता है। ये इसका प्रयोग किसके साथ होगा? इसका लूप के साथ होगा, या स्विच के साथ होगा, इसका लूप के साथ होगा, इसका किसी फंक्शन के साथ होगा। और इसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हो, इसका प्रयोग आप कहीं भी लिख दो, गो टू हो जाएगा, ठीक है। तो गो टू क्या करता है? आपका कहीं से भी कंट्रोल उठाएगा, कहीं से भी ट्रांसफर मार देगा। और ये भी आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वह कौन सा कीवर्ड है, वह कौन सा कीवर्ड है जिसके प्रयोग से प्रोग्रामर्स बचते हैं? वो है गो टू, ठीक है, क्योंकि गो टू बहुत ही खतरनाक है। तो 3.1 का देखिए, इसमें गो टू जे नंबर लिखा हुआ है, तो आपका 3.1 का आंसर क्या है? जे नंबर। आगे देखिए, फंक्शन जो स्ट्रिंग को संयोजित करता है, जोड़ता है या कॉन्केटनेट करता है। क्या करता है? स्ट्रिंग को जोड़ता है। तो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है strcat। क्या है? strcat, यानी कि स्टर कॉन्केटनेट, ठीक है। स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, यानी कि अगर आपने लिखा हुआ है a और अगर लिखा हुआ है bc, ठीक है, तो इसको जोड़ के क्या कर देगा? abc, ठीक है। तो 3.2 का सही आंसर कौन सा? देखिए आई नंबर पे लिखा हुआ है strcat। आगे देखिए, इसका उपयोग संबंधित अभिव्यक्ति को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि आपने दो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने दो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, मान लीजिए आप दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, इंट a बराबर 3 और b बराबर 5, ठीक है। a बराबर 3 और b बराबर 5, तो इनको एक साथ कैसे बताओगे कि एक ही स्टेटमेंट है? तो आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे ना, ठीक है। क्या लगाओगे? कॉमा, या सेपरेशन ऑपरेटर बताएगा ये अलग है, ये अलग है, लेकिन है एक ही चीज। ये a वेरिएबल अलग है, b वेरिएबल अलग है, लेकिन है एक ही चीज। तो संबंधित अभिव्यक्ति, संबंधित एक्सप्रेशन को जोड़ने के लिए आप लोग कॉमा यानी कि सेपरेशन ऑपरेटर का यूज करते हो। तो 3.3 का सही आंसर क्या है? एच नंबर। क्या है? एच नंबर। आगे देखिए, सिंबल, ये किसका सिंबल है? अभी आपको ऊपर बताया था मैंने, ये किसका सिंबल है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो देखिए जी नंबर पे लिखा हुआ है, क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे देखिए, गेट डब्ल्यू। गेट डब्ल्यू क्या करता है? इसका प्रयोग किसी फाइल से एक इंटीजर पढ़ने के लिए किया जाता है। किसका? क्या पढ़ने के लिए? एक इंटीजर वैल्यू को, इंटीजर को पूर्णांक बोलते हैं। क्या? एक इंटीजर वैल्यू किसी फाइल से पढ़ने के लिए किया जाता है। देखिए के नंबर लिखा हुआ है, गेट डब्ल्यू का प्रयोग। किसका प्रयोग? गेट डब्ल्यू। तो इसका सही आंसर क्या नंबर? इंट पी। ये क्या है? आप जब भी स्टार देखें, जब भी आप किसी डिक्लेरेशन में ये स्टार का सिंबल देखते हो, एस्टेरिस्क का सिंबल देखते हो, या रेफरेंस ऑपरेटर देखते हो, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉइंटर। इसे यहाँ पे आपने क्या किया है? आप इसे पॉइंटर बना रहे हो। क्या बना रहे हो? पॉइंटर बना रहे हो। देखिए इसके ठीक सामने लिखा है एफ नंबर। क्या है ये? आप यहाँ पी नाम का एक पॉइंटर बना रहे हो। फाइल क्या है? लूप है। फाइल क्या है? लूप है। तो यहाँ पे लूप देखिए कौन सा लिखा हुआ है? एग्जिट कंट्रोल लूप और एंटी कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है? कंडीशन बाद में चेक हो, पहले काम हो। और एंटी कंट्रोल लूप मतलब पहले कंडीशन चेक हो, बाद में काम हो। तो व्हाइल में क्या होता है? पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में काम होता है। तो जब पहले कंडीशन चेक होती है तो उसे एंटी कंट्रोल लूप कहते हैं। ई नंबर, ठीक है। आगे देखिए, एज अल्फा। एज अल्फा ये क्या करता है कि आपका जो भी, आपने जो कुछ भी इनपुट दिया हुआ है वो एक अल्फाबेट है या नहीं। यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे एज डिजिट, एज अल्फा, ये सबका आपका सी टाइप डॉट एच में होता है। किसमें होता है? सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल में होता है, ठीक है। तो एज अल्फा मतलब ये दिए हुए इनपुट को बताता है ये अल्फाबेट है या नहीं है। अल्फाबेट मतलब कैरेक्टर है या नहीं। तो कैरेक्टर आपको ये टेस्ट करना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो, एज अल्फा का। तो ये कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन ही बताता है कि आपने जो इनपुट दिया हुआ है वो नंबर है, कैरेक्टर है। एक्चुअली वो कैरेक्टर चेक करता है, नंबर नहीं करता है। अगर वो नंबर होगा तो बताएगा अल्फाबेट नहीं है, और आप कैरेक्टर देंगे तो बोलेगा अल्फाबेट है, ठीक है। डू व्हाइल क्या है? लूप है। डू व्हाइल क्या है? लूप है, लेकिन कैसा? एंटी कंट्रोल या एग्जिट कंट्रोल? ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। ये पहले काम करता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, ठीक है। तो 3.9 का ए नंबर। अब बताएंगे फॉर लूप कैसा है? एंटी कंट्रोल या एग्जिट कंट्रोल? आपका जो फॉर लूप है वो कैसा है? एग्जिट कंट्रोल, सॉरी एंटी कंट्रोल लूप है। फॉर और व्हाइल दोनों एंटी कंट्रोल लूप है, सिर्फ एक ही आपका एग्जिट कंट्रोल लूप, वो कौन सा है? डू व्हाइल, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटर है? ये कौन सा ऑपरेटर है? जिस तरफ मूव वन है उसी तरफ का ये ऑपरेटर है। लेफ्ट साइड है ना, तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। कौन सा? लेफ्ट शिफ्ट। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहाँ है? शिफ्ट बाएं, बी नंबर। इंग्लिश वाला जरूर पढ़ लिया करें आप, हिंदी वाला पढ़ के गलत कर जाएंगे। हिंदी में आप पेपर करें जरूर, लेकिन पढ़े इंग्लिश वाला, ठीक है। इंग्लिश वाला जरूर पढ़ें आप लोग। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए हम लोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। पेपर आपका बहुत ईजी आया था, पेपर आपका बहुत ईजी आया था, बट आप टेंशन ना करें, अगली बार आप बहुत अच्छे से पास होकर आएंगे। बस ये पेपर आप सॉल्व कर लें, 33 आउट ऑफ 33 अगर आप पास कर लेते हो तो मेरी गारंटी है, अगर आप ये 33 ऐसे नहीं कि मैंने देख लिया, वीडियो देख लिया, 33 आउट ऑफ 33 आपको कॉपी पेन इस्तेमाल करना है, आपको खुद समझ के करना है। आपको
जितने भी ऑब्जेक्टिव में प्रोग्राम दिए आप सबको रन करा के देखना है। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 30 प्लस ऑब्जेक्टिव में स्कोर कर जाएंगे। 30 प्लस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम अगर आप ये 33 पेपर सॉल्व करते हो तो मिनिमम मेरी गारंटी है कि आप 30 प्लस स्कोर करोगे, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने वीडियो देख लिया काम हो गया, नहीं। अगर आप वीडियो देखोगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप वीडियो के साथ साथ अपना कॉपी पेन, आपकी मेहनत है। ये वीडियो नोट्स आपकी सिर्फ सहायता करने के लिए हैं। आपको पास करना है, आप मेहनत करेंगे, ठीक है। आगे समझिए, सी लैंग्वेज को किन प्रयोगशालाओं में बनाया गया था। आपको पता है सी प्रोग्रामिंग की खोज डेनिस रिची ने AT&T बेल लैब्स में की थी। ये कहाँ है? सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में। तो यहाँ पे कौन सी प्रयोगशाला? बेल प्रयोगशाला। कौन सी? बेल लैब्स की नंबर, ठीक है। आगे देखिए, सी लैंग्वेज कौन सी प्रोग्रामिंग के लिए प्रयुक्त है? देखिए, प्रोग्रामिंग आपकी मुख्यतः दो प्रकार की है, ये स्ट्रक्चर्ड और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सी प्रोग्रामिंग आपके लिए कौन सी है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के लिए प्रयुक्त होती है। किसके लिए? स्ट्रक्चर्ड के लिए, ठीक है। देखिए H नंबर पे लिखा हुआ है। आगे समझिए, इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? अभी बताया था मैंने आपको ऊपर। इस ऑपरेटर को इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका सही आंसर क्या है? बी नंबर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आगे देखिए, किस ऑपरेटर का प्रयोग एरे की लंबाई और उसके स्ट्रक्चर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका साइज, एरे का साइज पता करना है। एरे का साइज कितना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज होगा। देखो, साइज पता करने के लिए एक ही ऑपरेटर है, याद रखना। चाहे वो एरे का साइज हो, चाहे स्ट्रक्चर का साइज हो, चाहे वेरिएबल का साइज हो, चाहे यूनियन का साइज हो, जब भी साइज की बात आ जाए ना, तो जब भी इस ऑपरेटर की बात की जाए तो वो है साइज ऑफ ऑपरेटर। याद रखना, वही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑपरेटर, हाँ ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर ही है, ठीक है। इसका प्रयोग जब भी किसी के साइज की गणना कर कैलकुलेशन की बात आ जाए तो हमेशा साइज ऑफ ऑपरेटर। यहाँ पे एरे की लंबाई की बात कर रहा है तो कौन सा ऑपरेटर? साइज ऑफ ऑपरेटर। यहाँ पे देख लीजिए सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। कई बार ऐसे गलत कराया हुआ है, कई लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करते समय गलत बताते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप लोग देख लीजिएगा। कई लोगों ने इसको ये बता दिया था हैज, ठीक है, हैज, कि ये ऑपरेटर साइज की गणना करता है। नहीं भाई, ये नहीं करता। आप लोग अपन कंफ्यूज मत हो, कई बुक्स में इसको बता दिया है, ठीक है। एरे की लंबाई, एरे का साइज जब भी पता करना हो तो साइज ऑफ ऑपरेटर। आगे देखिए, मानक गणितीय फंक्शन, गणित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैथ, है ना। तो जितने भी गणित से संबंधित फंक्शन होते हैं किस हेडर फाइल में होते हैं? सिंपल है भाई, math.h। कौन में? math.h। एफ नंबर किसमें? एफ नंबर math.h में होते हैं। आगे देखिए, खंड संकलक। अच्छा, इसका मैं इंग्लिश वर्जन चेक कर लेता हूं एक बार। व्हाट इज खंड संकलक? अच्छा, वह कौन सा सेक्शन है जो सिस्टम की लाइब्रेरी फाइलों को आपके प्रोग्राम के साथ जोड़ता है? वह कौन सा फंक्शन, यानी कि वह कौन सा, इसका इंग्लिश वाला ही मैं देख लेता हूँ। वह, हाँ हाँ चलो, प्रोग्राम का वह कौन सा सेक्शन होता है, समझो। प्रोग्राम का वह कौन सा सेक्शन होता है जो सिस्टम की लाइब्रेरी फाइल्स को आपके प्रोग्राम के साथ जोड़ता है। सी प्रोग्राम का वह कौन सा सेक्शन है जो सिस्टम की लाइब्रेरी फाइल्स को आपके प्रोग्राम के साथ जोड़ता है? उस सेक्शन को बोलते हैं लिंक सेक्शन। क्या बोलते हैं? लिंक सेक्शन, ठीक है। क्योंकि आपकी फाइलों, लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लिंक सेक्शन। 4.6 का देखिए एल नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है? एल नंबर पे। आगे देखिए, यह ऑपरेटर केवल तभी सही होता है जब दोनों ऑपरेंड सही होते हैं। जब भी देखिए सही गलत की बात आ जाए, तो सही गलत की बात होती है हमेशा लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। किसके साथ? लॉजिकल ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर? लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर कितने हैं? एंड, और नॉट। अब इसमें से देखो, नॉट क्या करता है? ये सिंगल यानी कि यूनरी ऑपरेटर है। अगर ये एक लेता है, एक आउटपुट लेता है, तो यहाँ पे दो की बात हो रही तो ये तो हो नहीं सकता। और ऑपरेटर क्या करता है? और ऑपरेटर में क्या होता है? अगर एक भी वैल्यू 1 है, एक भी वैल्यू सही है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन क्या करेगा? दोनों सही होने चाहिए। जब दोनों सही होने चाहिए तभी सही होगा, तो वो होता है एंड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर। देखिए 4.7 का एंड ऑपरेटर। एम नंबर, यहाँ पे देखिए दो लिखे हुए हैं, जे पे भी एंड लिखा हुआ है और एम पे भी एंड लिखा हुआ है। तो आप एम लगाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या? एम, क्योंकि वहां पे ऑपरेटर ही बना हुआ है, ठीक है। एम लगाओगे ज्यादा सही है आपके लिए। आगे समझो, ऑपरेटर का उपयोग संरचना नाम को उसके सदस्य के नाम से जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी किस ऑपरेटर का प्रयोग किसी स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यानी किसी स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल एक्सेस करना। आप यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि आप स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल को दो तरह से
एक्सेस कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर के नाम से और एक पॉइंटर से। तो जब भी आप स्ट्रक्चर के नाम से एक्सेस करोगे तो डॉट ऑपरेटर यूज होता है। कौन सा ऑपरेटर? डॉट। और जब भी स्ट्रक्चर और पॉइंटर साथ में आ जाए तो हमेशा एक्सेस ऑपरेटर। कौन सा? ये एरो नहीं है, ये है हाइफन और ये है क्या बोलोगे इसे, ग्रेटर देन। हाँ, ग्रेटर देन, ठीक है, या एंगल ब्रैकेट कहूंगा मैं तो इसे, ठीक है। तो जब भी आप स्ट्रक्चर के साथ पॉइंटर शब्द देखो तो उसका आंसर क्या होगा? एक्सेस ऑपरेटर। और जब भी स्ट्रक्चर के नाम से आपको एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर। तो 4.8 का डॉट देखो कहीं लिखा हुआ है, हाँ देखो जी नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? जी नंबर। आगे देखिए 4.9, वह कौन सा फंक्शन है जो यह जांच करता है कि अक्षर आपका लोअर केस में है या नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था इज अल्फा, इज डिजिट, वैसे ही इज लोअर फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? इज लोअर। कौन सा? इज लोअर। और किस में होता है? सी टैप डॉट एच में 4.9। देखो इज लोअर इसमें लिखा है या नहीं लिखा है? देखिए आई नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? एज लोअर। क्या आपने जो इनपुट दिया हुआ है वो लोअर केस में है या नहीं है, ठीक है। आगे समझो 4.10, यह एक वर्ण है जिसका प्रयोग पाठ की एक पंक्ति के अंत और एक नई पंक्ति की शुरुआत, ठीक है, ये यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका प्रयोग किसी पैराग्राफ में नई लाइन को लगाने के लिए किया जाता है। तो नई लाइन के लिए हमेशा याद रखना एक कैरेक्टर कांस्टेंट यूज होता है जिसको बोलते हैं न्यू लाइन। न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस। कौन सा? इसको बोलते हैं न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस, यानी कि बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन। तो यहाँ पे देखिए बैकस्लैश एन कहीं लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? तो यहाँ पे बैकस्लैश एन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यू लाइन लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर। क्या है? ए नंबर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा थ्योरी सेक्शन है। थ्योरी सेक्शन में आप लोग बहुत गलती करते हैं, तो आप जरा समझ लीजिए। अब यहाँ पे समझिए फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट का आप लोग पूछेंगे कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप समझो फ्लो चार्ट क्या है। याद रखो फ्लो चार्ट क्या होता है, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। किसी भी एल्गोरिदम का, यानी फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है, ठीक है, जिसमें आप लोग प्रोग्राम को कई स्टेप्स में बांट लेते हो, या सीधा कहें कि फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें प्रोग्राम में घटित होने वाले विभिन्न स्टेप्स को फिगर्स यानी कि सिंबल्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपको इतना लिखना है और फिर आपको वो सिंबल्स बनाने हैं जिनका प्रयोग आप लोग फ्लो चार्ट में कर सकते हो, जैसे ओवल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ठीक है, फ्लो लाइन, डायमंड। और ये क्या करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। आपको पता है ओवल किसी भी प्रोग्राम के स्टार्ट एंड स्टॉप को दिखाता है। आपको बहुत थोड़ा लिखना, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत थोड़ा लिखना है। फ्लो चार्ट क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्लो चार्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लो चार्ट एक प्रोग्राम सॉल्यूशन टेक्निक है या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, जिसमें आप प्रोग्राम में होने वाले स्टेप्स को सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाते हैं, यानी कि सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। या आप ये लाइन भी लिख सकते हैं कि आपका फ्लो चार्ट किसी एल्गोरिदम का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि एल्गोरिदम में आपने जो भी स्टेप्स बनाए हैं उन्हें सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करना ही फ्लो चार्ट है। तथा जो प्रतीक इस फ्लो चार्ट में यूज होते हैं वो निम्न प्रकार है। कौन कौन से? सबसे पहले यूज होता है आपका ओवल, यानी कि अंडाकार शेप, जो किसी भी प्रोग्राम के स्टार्ट एंड स्टॉप को प्रदर्शित करता है। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपके इनपुट और आउटपुट को प्रदर्शित करता है। उसके बाद आता है आपका स्क्वायर, जो प्रोसेस को प्रदर्शित करता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डायमंड। अब देखो इसको आप रेक्टेंगल भी कई जगह बनाते हैं और कई जगह इसे पैरेललोग्राम भी बनाते हैं, ठीक है। वैसे पैरेललोग्राम ज्यादा सही है। क्या? पैरेललोग्राम ज्यादा सही है। पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं होता है। रेक्टेंगल का प्रयोग स्क्वायर की जगह हम लोग कर लेते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना। आप सिर्फ रेक्टेंगल को इग्नोर ही कर दो, रेक्टेंगल नहीं पैरेललोग्राम बोलो। क्या बोलोगे? पैरेललोग्राम। तो ओवल मतलब स्टार्ट स्टॉप, पैरेललोग्राम मतलब इनपुट आउटपुट, रेक्टेंगल या स्क्वायर का मतलब प्रोसेस, और आपके डायमंड का मतलब डिसीजन, और फ्लो लाइन का मतलब फ्लो कंट्रोल, यानी फ्लो कहां पर है, ठीक है। आप इन सिंबल्स के बारे में डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि 3 नंबर में सबसे छोटा कौन है, 3 नंबर में सबसे छोटा कौन है। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे आप? इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे? फ्लो चार्ट बनाने के लिए देखो आप फ्लो चार्ट डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो फ्लो चार्ट के लिए आपको रफ का इस्तेमाल करना होगा। आप अपनी रफ कॉपी में क्या करना है, इसका एल्गोरिथम लिखना। इसका एल्गोरिथम आप पेपर में भी लिख सकते हो तो नंबर बढ़ेंगे ही, आपके पेपर में भी लिख दोगे तो नंबर बढ़ेंगे ही। आप इसका एल्गोरिथम लिखो और उस एल्गोरिथम के हिसाब से जो भी स्टेप बन रहे हो आपको, उसे आप फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। चलो आगे समझो सी में डिसीजन मेकिंग क्या होता है। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज?
और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट कौन कौन से स्टेटमेंट यूज होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अब यहाँ पे समझो, सी प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट पूछ दिया है, सी प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट पूछ दिया है। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने डिसीजन मेकिंग के लिए क्या पढ़ा हुआ है, इफ एल्स नहीं, इसके साथ आपको डिसीजन मेकिंग के लिए और भी कुछ पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन मेकिंग में क्या रहता है कि किसी विशेष परिस्थिति में अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट रन कराने हैं तो किस स्टेटमेंट को रन होना है और किसको छोड़ना है, किस स्टेटमेंट को रन करना है और किसको छोड़ना है, ठीक है। यह प्रक्रिया यानी कि किस स्टेटमेंट को रन करेंगे किसको छोड़ेंगे, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है डिसीजन मेकिंग। क्या कहलाती है, डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट यूज होता है, आप इफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप स्विच का यूज कर सकते हैं, इफ का यूज कर सकते हैं, आप स्विच का यूज कर सकते हैं, आप इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, आप इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, आप कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ये सभी सभी आपके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अब आगे देखिए नेस्टेड इफ एल्स। आप इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे काफी सपोर्टिव यानी कि सपोर्टिव आप स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। जैसे इसके साथ आपको रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना है, आपको यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया हुआ है, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स यानी कि इफ एल्स के साथ इफ के अंदर आपको बहुत सारे कंडीशंस देने हैं। नेस्टेड इफ एल्स की जगह आप स्विच केस का प्रयोग कर सकते हो, बट यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स पूछा है तो आपको नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अलग से प्रोग्राम नहीं पूछा है, ज्यादा सिर्फ एक आध प्रोग्राम पूछा हुआ था, लेकिन आपको यहाँ पे थ्योरी बहुत लिखना था। तो थ्योरी आप जितना क्लियर लिख के आओगे, भले ही आप कम लिख के आओ, जितना क्लियर लिख के आओगे उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, चलिए आगे समझते हैं। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पहले से आपके किसी हेडर फाइल में उपलब्ध नहीं होते, पहले से आपके किसी हेडर फाइल में उपलब्ध नहीं है, यानी कि आपको ये प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुसार उन्हें बनाना है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। इसका वीडियो आपके चैनल में बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है, आप वहां से जाके से देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लियर करना था यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, उसे कैसे क्रिएट करते हैं, यानी उसका सिंटैक्स क्या होता है। और फंक्शन कॉल भी पूछा है आपसे, फंक्शन कॉल मतलब कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, काफी बड़ा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा एरे क्या होता है। एरे बताया था आपको, एरे इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स, यानी कि समान प्रकार के डेटे के एक कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में रखे गए समूह को एरे कहते हैं। और एरे में 1D एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एक एरे की लिमिट्स क्या होती हैं, और 3x3 मैट्रिक्स को जोड़ने का एक प्रोग्राम, यहाँ पे एक प्रोग्राम आया था साथ में ही, ठीक है। काफी बड़ा क्वेश्चन कर दिया था, बट काफी आसान था, बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दो कि आपके लिए मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए स्ट्रिंग हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन और फंक्शन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा ही जाना है जुलाई 2020 के एग्जाम में, याद रखिएगा। जुलाई 2020 के लिए आपको क्या तैयार करना है, स्ट्रिंग हैंडलिंग, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन कॉल और मैट्रिक्स, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, अगर आपने ये तैयार नहीं किया तो जुलाई 2020 का एग्जाम ही नहीं निकाल पाएंगे। और स्ट्रक्चर भी, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर पूछा है, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर हो, स्टूडेंट का नाम हो, स्टूडेंट का परसेंटेज हो, ठीक है। और उसका नाम क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर का स्टूडेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और उसमें करना क्या है, वो 3 स्टूडेंट का डेटा पढ़ेगा, 3 स्टूडेंट का डेटा पढ़ेगा और उसको प्रिंट कराएगा, उसका आउटपुट कराएगा, ठीक है। आगे देखिए, सी में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के लूप, यानी आपको यहाँ पे 3 लूप को बताना है, 3 लूप की डेफिनेशन लिखना है, यानी कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इनका आपको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। वो काफी आसान है, तीनों का सिंटैक्स लिखना है, तीनों कैसे काम करते हैं आपको पता है। फॉर में 3 आर्गुमेंट, व्हाइल में 1 आर्गुमेंट, और डू व्हाइल में 1 आर्गुमेंट लेकिन कंडीशन बाद में, फॉर और व्हाइल में कंडीशन पहले। और यहाँ पे स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग मैंने आपको अभी आपको बताया था, स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि अक्षरों के समूह को, कैरेक्टर्स के समूह को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहते हैं। इसे कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं, सीपी वाली स्ट्रक्ट फंक्शन के बारे में बताइए। तो इसका वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग चैनल से जुड़े रहें, आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, काफी डिटेल में बताया हुआ है मैंने। नहीं आप स्ट्रिंग का पार्ट 1 आ चुका है, वहां पे जाके देख सकते हो, वहां भी मैंने काफी फंक्शन आपको बताए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए रिकर्सन क्या हुआ है। रिकर्सन मैं आपको बता दिया था, जब भी कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, जब भी कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है उसे रिकर्सन कहते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए आपको फंक्शन बनाना है, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन समझने होंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन समझने होंगे, उसके बाद आपको रिकर्सन समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए एरे में ये एक एरे एलिमेंट यानी एरे से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, एरे में आपने एरे को नंबर स्टोर करना है, उसमें सबसे बड़ी संख्या खोजनी है। प्रोग्राम है ये आपके लिए। और ये टाइप कास्टिंग, यहाँ पे टाइप कास्टिंग पूछा है। टाइप कास्टिंग मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था टाइप कास्टिंग क्या होती है। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना टाइप कास्टिंग कहलाती है। आगे समझिए, परेशान ना हो, इसका सबका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप बस जुड़े रहें, काफी जल्दी जल्दी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है, आप बस जुड़े रहें, आपको ये पूरा विद थ्योरी आप लोग इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मालॉक और कॉलॉक। देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मालॉक और कॉलॉक की मेन फंक्शन है, आपको उसकी डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। मालॉक और कॉलॉक दोनों क्या करते हैं, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। मालॉक एक आर्गुमेंट, कॉलॉक दो आर्गुमेंट। मालॉक मेमोरी क्लियर नहीं करता है, ये मेमोरी क्लियर करता है, ठीक है। इसमें गार्बेज होता है, इसमें गार्बेज नहीं होता है। आगे समझिए पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर का वीडियो आपके चैनल पे पड़ा हुआ है, पॉइंटर का वीडियो, पॉइंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पड़े हुए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइल हैंडलिंग के फंक्शन दिए हुए हैं, काफी आसान फंक्शन होते हैं, इनके बारे में बताना है। और इसको याद रखिएगा, ये फंक्शन आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे आपके अगले पेपर में। एफसी कैपिटल इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। एफसी कैपिटल आपके जुलाई 2020 में आपको मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एफसी कैपिटल आपको 100% मिलेंगे। ये प्रोग्राम है, काफी ज्यादा पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी आया था। अगर इस बार आने की उम्मीद कम है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। आपको क्या करना है, बिना तीसरे नंबर का इस्तेमाल किया, यानी कि अगर आपने ए में 2 रखा है, ठीक है, आपने एक वेरिएबल बनाया है एक वेरिएबल बनाया है बी, ठीक है, तो आपको इसमें आपस में बदलना है, यानी कि बी में 2 हो जाए और ए में 3 हो जाए, आप इसे आसानी कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, काफी अच्छे से तैयारी करें, और ये सारा कुछ मैंने स्टडी मटेरियल बताया आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो आप चैनल और प्लेलिस्ट जाकर विजिट कर सकते हैं। और आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। आप समझ लीजिएगा पेपर थोड़े से कड़ाई से चेक हुए हैं इस बार, ठीक है, लेकिन आप लोग तैयारी करेंगे तो कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है। आप ये सारे 33 पेपर हैं, बहुत होते हैं, अगर आपने ये 33 पेपर तैयार कर लिए तो फेल कोई कर ही नहीं सकता आपको, ठीक है। तैयार करने का मतलब तैयार करें, सिर्फ देखना लें, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। थैंक्स, कीप वॉचिंग।